हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वर्णन प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर कीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आता है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखा हुआ मिलता है, मानो या ना मानो। यूनिट 4 है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और पेपर सेकंड है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन हल्का सा बेसिक आज मैं इंट्रोडक्शन इसका करवाने वाला हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके सर, ज़्यादा नहीं, बस मोस्ट पॉइंट लिखवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यार ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं? ठीक है भाई, चलो पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो ऐसे तत्व, लाइन पे ध्यान देना, इसकी परिभाषा देखो, ऐसे तत्व, ठीक है सर, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये लाइन पे ध्यान देना, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर, चलो अंतिम लिख दो आप, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है भैया? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, फोकस करना लाइन पर, डी ऑर्बिटल में क्या करता है? प्रवेश करता है। थोड़ा लेक्चर बड़ा है भैया आज का, क्योंकि पूरा डी ब्लॉक निपटा दूंगा मैं। ऐसे तक जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, क्या कहलाता है हमारा? करता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ओके, डी ब्लॉक, ठीक है सर, एलिमेंट्स, ओके कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या यार ये डेफिनेशन आप लोगों को याद ना होगी? एक छोटी सी डेफिनेशन थी, अच्छा बात, ठीक है। इनका जो n-1d ऑर्बिटल होता है ना, इनका जो n-1d ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है। ये लाइन पे ध्यान देना, n-1d ऑर्बिटल, क्या बात है यार, कैसे होता है बेटे? वैकेंट होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनके n-1d ऑर्बिटल क्या होता है? वैकेंट मतलब रिक्त होता है, वैकेंट होता है, यानी कि इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास 5 कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जो n होगा वो मेरे पास 5 है, कक्षाओं की संख्या यहाँ पे 5 है। लेकिन अगर मैंने n-1 करा तो 5वीं कक्षा से पहली वाली कक्षा की बात चल रही है, यहाँ सेकंड, यानी कि सेकंड लास्ट कक्षा की बात चल रही है। यहाँ पर जो ये कक्षाओं की संख्या वो कितनी है? 5 है। और n-1 मतलब 5 से पहली वाली कक्षा हुई हमारे पास। इसका मतलब है जो लास्ट, यानी कि सेल होती है, जो अंतिम कक्षा होती है वो फुल भरी हुई होती है, और उससे पहली वाली कक्षा में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जैसे 4s2 फुल होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे 3d में भरे होते हैं, भरते हैं 1 से लेकर 10 तक, ऐसे तो होता है। तो यहाँ जो n-1d ऑर्बिटल होता है वो कैसे होता है? वैकेंट होता है, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि जो आवर्त सारणी होती है उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे होते हैं। ये सब पता है आपको, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन में करवा दे रहा हूँ। सारणी लेके बैठो साथ में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बीच में रखे होते हैं, जिस कारण इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब हर जगह मैं डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बोलूँगा ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। यानी कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, आवर्त सारणी में, ठीक है सर, आवर्त सारणी में कहाँ पर होते हैं बेचारे ये? आवर्त सारणी में, ठीक है, होते हैं। और होते कहाँ पे हैं? आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, ठीक है भाई, तथा कहाँ पर होते हैं ये? पी ब्लॉक के बीच होते हैं। ओके, पी ब्लॉक के बीच रखे होते हैं, बीच रखे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रखे होते हैं, जिस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं? जिस कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिस कारण इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी सीख गए भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसलिए बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते नहीं हैं, जैसे कि जिंक हो गया हमारा, कैडमियम हो गया हमारा, मरकरी हो गई, कॉपरनीशियम हो गया। तो ज़्यादा नहीं, मैं जिंक लूँगा, कैडमियम लूँगा और मरकरी, ये सभी तत्व, यानी कि सभी तत्व मरकरी, सभी तत्व जो होते हैं ये वाले सभी, यानी कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, सभी तत्व कैसे होते हैं? सभी तत्वों को, यह मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन सभी तत्वों को, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसा करके, इन सभी तत्वों को, इन सभी तत्वों को हम क्या बोलते हैं? इन सभी तत्वों को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व नहीं कहते,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते। ओके, समझने वाली बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? नहीं कहते हैं क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है ना, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो कैसे होता है? कंप्लीट होता है। कैसे होता है बेटे? कंप्लीट होता है। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो n-1 डी ऑर्बिटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका n-1 डी ऑर्बिटल कैसे होता है? कंप्लीट होता है, फुल होता है, पूर्ण होता है, भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे 3D5, जैसे 3D10, ऐसी 4D10, ऐसी 5D10, ये कंप्लीट होता है, भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। 12th क्लास में तो बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है यार ये भाई, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। तो हमारा जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर निशन मैंने रखा नहीं है अभी। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सभी तत्वों को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं, क्योंकि इनका n-1 डी ऑर्बिटल कैसा होता है? कंप्लीट होता है ना। ओके। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में इनकी स्थिति क्या है? कहाँ से कहाँ रखे होते हैं पता होना चाहिए। फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए वो एस ब्लॉक का होता है, थर्ड ए से और ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक का होता है। बीच में जो थर्ड बी से सेकेंड बी तक फंसता है, यानी कि देखो अवर सारणी में, यानी कि सबसे पहले देखो थर्ड ए ग्रुप हो गया हमारा, यानी कि थर्ड बी हो गया, फिर फोर्थ बी हो गया हमारा, और फिर फिफ्थ बी हो गया हमारा, फिर सिक्स्थ बी हो गया हमारा, फिर इसके बाद सेवन्थ बी हो गया हमारा, और मेरे पास ग्रुप 18 हो गया। ठीक है, और इसके बाद में फर्स्ट बी, और फिर मेरे पास कौन सा आगा? सेकेंड बी। पूरे 10 बैठ रहे हैं ये हमारे, है ना। तो देखो इसमें जो आता है, इसमें आते हैं सेकेंड बी में जो मेरा होता है उसको बोलते हैं हम थर्ड ग्रुप। इसको फोर्थ आ गया मेरे पास, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं इस टाइप से। 7 को 8 को, एक तो 7 के बाद 8, फिर 9, और फिर मेरे पास क्या आ गया? 10, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये मेरे पास 11 वाला आता है, और ये मेरे पास कितना आता है? 12 वाला आ जाता है ना। तो कुल 10 एलिमेंट हमारे हो गए, यानी कि 10 ग्रुप हो गए हमारे। 3, 4, 5 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 समूह हो गए हमारे। ठीक है, पर समूह वाइज हम इनको डिवाइड नहीं करते हैं। हम जो डिवाइड करते हैं इनको वो करते हैं सीरीज वाइज। ठीक है, कुल कितने एलिमेंट होते हैं? कुल 40 एलिमेंट होते हैं, इस पर ध्यान देना। कुल 40 एलिमेंट्स होते हैं और सभी धातु होते हैं। कुल 40 एलिमेंट्स होते हैं और सभी कैसे होते हैं? धातु होते हैं। अरे भैया क्वालिटी तो यही है इनके अंदर, कोई भी हमने इसमें अधातु पदार्थ नहीं रखा, सब के सब धातु होते हैं। चलिए सर, इस लाइन को लिखने वाला नहीं हूँ। 4 यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने कितनी श्रेणियों में बांटा बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटा जाता है। 4 सीरीज मतलब 4 श्रेणियों में, 4 सीरीज। ठीक है सर, 4 सीरीज में बांटा जाता है। ठीक है, बांटा जाता है। ओके सर, 4 सीरीज में बांटा जाता है। ठीक है, पहली सीरीज क्या है भैया? पहली सीरीज जो होती है ना इसकी, उसको बोलते हैं हम प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम यानी कि इसको मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, FIRST, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके सर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है भैया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में प्रवेश करता हो। और यही हमारी वो सीरीज है जिसको लेकर आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वर्णन करने वाले हैं। पक्का फंसेगा पेपर में, कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है भैया। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? इसको क्या बोलते हैं हम? 3D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, और ये 21 स्कैंडियम से और कहाँ तक आती है? 30 जिंक तक आती है। ठीक है, 21 स्कैंडियम से 30 जिंक तक आती है। इसके बाद अगर मैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये आती है, इसको बोलते हैं 4D ट्रांजिशन सीरीज। और क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, और आती है कहाँ से? ये 39 से आती है भैया। ये हमारी, इसका नाम है यटरियम से, और कहाँ तक? 48 कैडमियम तक। ठीक है, ओके। अब थर्ड जो आती है ना मेरे पास, उसको बोलते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, THIRD, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है सर, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज।
ओके ओके ओके, इसको हम 5D ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। और इसमें जो एलिमेंट आता है, देखो एक तो आता है 57 वाला लैंथेनम। लैंथेनम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, इसको एफ ब्लॉक में रखा जाता है, लेकिन ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है लैंथेनम जो होता है। और इसके बाद में 58 से 71 तक जो होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके बाद जो 58 से 71 तक एफ ब्लॉक पहुंच गया, तो जो 72 वाला होता है वो होता है हाफनियम से, और कहाँ तक, 80 मरकरी तक। 80 मरकरी तक पूरे 10 एलिमेंट होते हैं। आप सोच रहे होगे यार 72 और 80 तो 8 हो गए, और 57 वाला 9 बैठ रहे हैं, इसमें 10 एलिमेंट कैसे आ गए? क्योंकि 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे, 10 इसमें होंगे। देखो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 72 वाला काउंट करना है, 72 से 80, 72 वाला काउंट करना है, टोटल 9 हो गए। और एक हमारा ये लैंथेनम हो गया, है ना। एक मेरे पास फोर्थ आता है, फोर्थ FOR, यानी कि फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये किसे कहते हैं हम? भैया इसको ये बना लिया, ई बना हुआ सीरीज, ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसको बोलते हैं 6D ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, ठीक है। कहाँ से? देखो एक तो आता है 89 वाला एक्टिनियम इसमें, ठीक है, 89 वाला एक्टिनियम आ गया। अब 90 से 103 तक हम पहुंच गए एफ ब्लॉक में, सारणी उठा कर देख लो। और बचा हमारा 104 से रदरफोर्डियम से, और कहाँ तक, 112 कोपरनीशियम तक, ठीक है, कोपरनीशियम तक। ये आ गए इसमें एलिमेंट्स। तो कुछ इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नॉर्मल यानी कि प्रॉपर्टीज़ हो गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कहते किसे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते हैं, ये सब कुछ मैंने इसमें कवर करवा दिया। अब पढ़ते हैं इसकी नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर, ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों का हमें करना है वर्णन अब, क्योंकि यही हमारा मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, कर दूं मैं इसको इरेज? ठीक है सर, हटा दो इसको भाई, इसको मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। क्योंकि यार एक ही बार में आज मैं निपटा दूंगा ये सब कुछ, ये क्वेश्चन मैं आज एक ही बार में निपटाऊंगा, ठीक है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? बने रहो मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है। डाल दो जरा एक्टिंग नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है सर। नॉर्मल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है सर। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ऑफ फर्स्ट, ओके सर, ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज, ओके, ये हमें करना है। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और ये सर सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। पहला नंबर हमारा क्या था भैया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबने कर रखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये सबने कर रखा है, और यहाँ तो मैं करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने, जब मेरे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है उसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D 1 to 10 एंड 4s 1 to 2, ठीक है, यानी कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि नॉर्मल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेटा मैं इस चीज़ को, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप पूरा लिखना, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D 1 से लेके 10 और 4s 1 से लेके 2 होता है, ठीक है, इस पर फोकस करना ठीक से। और हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, ए लाइन पे फोकस करना, ये बहुत मेन चीज़ है, ये वाली हमारी क्या है, ये बहुत मेन चीज़ है, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, ये बहुत मेन चीज़ मैंने आज तुम्हें बताई है। 3D 1 से लेके 10 और 4s 1 से लेके 2। चलिए मैं करके देखता हूँ। तो याद होगा आपको 21 वाला एलिमेंट जो कि आपने पहले से पढ़ते जा रहे हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, ठीक है, और हमारा लास्ट में कौन सा आ गया? जिंक आ गया। चलिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक हमारा 28, फिर 29 और लास्ट में हमारा 30। साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी, निकला कॉपर जी। 12th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं भैया इस चीज़ को, और आज भी यही चीज़ हमारे सामने आ गई। साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी, निकला कॉपर जिंक। इसके साइड में लिखो, लिख लिया, क्योंकि आप BSc 5th सेमेस्टर में आप गलती नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वाली, 12th में नहीं है, BSc 5th सेमेस्टर में, जो कि BSc की सबसे बड़ी क्लास है।
तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, नाम भी लिख लो, मैं लिखने जाऊँ नाम के, मैं डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ध्यान दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आर्गन, ठीक है भैया, और लिख लो 3D और 4s, बाद में भर देंगे इलेक्ट्रॉन में भी। चलिए, एक है तो एक कर दो और यहाँ 2 कर दो। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन 18, इसका हो गया आर्गन का, और 2 और 1 यानी कि आर्गन 18, 18 और 2 10, 10 और 1 वाह, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने यहाँ पे। अट्ठारह यानी कि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। 18 और 2 20, 20 और 1 21, पूरे 21 बैठ रहे हैं हमारे, है ना। चलिए आगे कर सकते हो आप ऐसी आर्गन, बस भरते रहो। अब तो ये कई लोग हैं 3D2 और 4s2, ये अब भी मुझे करवाना पड़ेगा मेरे दोस्तों। नहीं सर, अब तो हम खुद कर लेंगे ये आराम से, कर लोगे पक्का। चलिए मैं फिर भी 3D3 और 4s2, ठीक है। और क्रोमियम का ये अपवाद होता है जो आपबाहु के नियम का फॉलो नहीं करता। आना चाहिए था 4, लेकिन क्या आता है यहाँ पर 3D5। चलो अभी कर दूंगा मैं इसको सही, कई लोग अभी उतार लो। ये 3D5 हो गया तुम्हारे पास, और ये क्या गया 4s1, तो ये अपवाद होता है। ये क्या होता है बेटे, अपवाद। बाकी सारी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, यानी कि चलते रहेंगे काफिले हमारे बगैर भी, एक इंसान के जाने से चक सुना नहीं होता। आर्गन 3D 5 की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, ये भी मेरे पास 5 रहेगा, पर यहाँ पे 4s2 रहेगा। ये फिर मेरे पास आर्गन 3D 6 और 4s2, फिर अगेन आर्गन, ठीक है। ये बहुत ही कामयाब चीज़ है। आगे की जितनी भी चीज़ें हैं सब इसी से समझेंगे हम। फिर 3D 6 की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे, 7 है तो 7 कर दो, 4s2, तो कितना बजा रहा करने में इसको। फिर निकिल का आर्गन, ठीक है, 3D 8 है तो 8 कर दो, 4s2। फिर कॉपर का आर्गन 3D 9 की जगह मेरे पास 10 होता है, और 4s1, ये भी मेरे पास क्या होता है, अपवाद होता है, ठीक है। ओके। जिंक का आ गया मेरे पास, बहुत काम की चीज़ है जिंक भी। आर्गन 3D इसका भी 10 होता है, और 4s2 होता है ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने हैं। तो इस क्रोमियम पे ये ध्यान देना हमें, इस क्रोमियम पे, और जो हमारा ये क्रोमियम है ये एक अपवाद होता है, ठीक है। और जो हमारा ये है, यानी कि ये जो है हम जो देख रहे हैं ये वाला एक कॉपर, ये भी क्या होता है हमारा, एक अपवाद होता है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारे अपवाद होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आता है, अब मैं यहाँ पे लिख दूँ एक लाइन को, कि जो आर्गन है वो एक नोवेल गैसेस है। आर्गन इज ए नोवेल गैसेस, ठीक है, नोवेल गैसेस, ओके। आर्गन इज ए नोवेल गैसेस। इसका जो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा परमाणु क्रमांक 18, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 4s2, 2p6, 3s2, ठीक है, और 3p6, पूरे 18 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। 8 8 16, 16 और 2 18, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप आर्गन की जगह इतना कुछ रख सकते हो। आर्गन देख रहे हो ना, इस आर्गन की जगह आप ये लिख लेना 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, पर मैंने शॉर्ट में कर दिया क्योंकि आगे यही चीज़ें काम में आने वाली हैं। अभी जब आगे निकालेंगे ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसकी कितनी होगी, उसकी कितनी होगी, तो सब में यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें यूज़ करने पड़ेंगे शॉर्ट ट्रिक में। कर लोगे ना कंप्लीट इतना, राइट, अरे यार हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और है, इसके बाद जो इसका पहला नंबर था वो मेरा ये आ गया, ये पहला नंबर ये वाला करना आप। सेकंड नंबर मेरे पास आता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि सेकंड नंबर आता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भैया वेरिएबल, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइन पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखो आपबाहु के नियम से 4s पहले आता है, 3D बाद में आता है, पर दोनों की ऊर्जा लगभग समान होती है। मैं ये लाइन यहाँ लिखवाने वाला हूँ कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या करते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। हो सकता है +2 शो करते हैं, हो सकता है +3 शो करते हैं, हो सकता है +4 शो करते हैं, हो सकता है +5 शो करते हैं। तो इन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी क्वालिटी अलग होती है, तभी तो ये 10 से 12 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर को एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये अपनी वैलेंसी को विस्तार कर देते हैं। कोई 7 यानी कि मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोई +4 शो करता है, कोई +3, कोई +1 भी शो कर रहा है, हर तरह का एलिमेंट मिलेगा इसमें। यानी कि यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, देखो लाइन पे फोकस करना है बेटे, 3D तथा 4s, बहुत मुख्य लाइन है 4s, यानी कि 3D और 4s,
ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है ना 3d और 4s ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, ऊर्जा लगभग बराबर होती है। लाइन पे ध्यान देना, लगभग कैसी होती है, समान होती है, समान होती है। और ख़ास बात तो यह है कि दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, यही तो क्वालिटी है इनके अंदर। तभी तो ये जितने भी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, संकुल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो दूसरे एलिमेंट नहीं कर सकते वो ये कर सकते हैं। इनके अंदर क्वालिटी ऐसी होती है क्योंकि 3d और 4s दोनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। अगर आप सोडियम देखोगे, अगर आप सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम देखोगे, लिथियम देखोगे, तो उनके केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में, यानी कि लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसमें दो दो कक्षाएं मिलकर केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग ले रही हैं, सोचने वाली बात है यार। तो 3d तथा 4s ऑर्बिटल की ऊर्जा लगभग कैसी होती है बेटा, समान होती है। दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑर्बिटल के, ठीक है भैया, दोनों ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड, ओके सर, बनाने में भाग लेते हैं, बनाने में भाग लेते हैं। चलिए साहब, अब इसकी मेनली परिभाषा क्या है कि 3d और 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने के कारण, यानी कि 3d और 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3d और 4s ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड बनाने के कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यानी कि मैं इस लाइन को भी लिख दे रहा हूँ, यानी कि 3d तथा 4s ऑर्बिटल्स दोनों के इलेक्ट्रॉन्स, ओके सर, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड बनाने, लाइन पे ध्यान देना, केमिकल बॉन्ड बनाने के कारण, यानी केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेने के कारण, केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेने के कारण क्या करते हैं ये, वेरिएबल, ठीक है भैया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये ऐसा केवल ट्रांजिशन एलिमेंट कर सकते हैं, यानी कि 3d और 4s कक्षक दोनों के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्ड बनाने में भाग लेने के कारण वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने क्या बोला, एक हमारा जिंक होता है, एक हमारा कैडमियम होता है और एक हमारा क्या होता है, मरकरी होती है। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो एक ही शो करेंगे, प्लस के 2 शो करते हैं, कोई +1 भी शो कर देता, ठीक है। चलिए जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, कर दूँ, ठीक है भैया, ओके 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 ओके। चलिए मैंने इसको इरेज किया। अब मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो आपके जैसे कुछ एलिमेंट हो गए हमारे, जैसे हमारे पास कैसा हो गया बेटा, जिंक हो गया, ठीक है, और मेरे पास कौन सा हो गया, कैडमियम हो गया, और मेरे पास कौन सा हो गया, मरकरी हो गई, है ना। केवल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। क्यों सर, कोई तो रीज़न होगा, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इनके n-1 डी जो ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। लाइन पे ध्यान देना, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं या फुलफिल्ड होते हैं, पूर्ण भरे हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्वालिटी ये आती है जो हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं। जैसे 3d5 मिल जाए, हाफ फिल्ड हो गया, 3d10 फुल फिल्ड हो गया। विन्यास वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब स्टेबल होते हैं, ये क्वालिटी भी होती है इनके अंदर भैया, यानी कि हाफ फिल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं 3d5, ठीक है, या मैं बोल दूंगा फुल फिल्ड, इसको मैं बोल सकता हूं भाई 3d10, ठीक है। विन्यास वाले जितने भी तुम्हारे क्या होंगे, विन्यास वाले हाफ फील्ड या फुल फील्ड विन्यास वाले सभी तत्व, सभी एलिमेंट्स, ठीक है, सभी एलिमेंट्स या आयन जो होते हैं बेटा वो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ध्यान देना, स्टेबल
होते हैं। क्वालिटी होती है भाई के अंदर, हर चीज़ में क्वालिटी। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ लिखवाने वाला है नहीं, काफ़ी पॉइंट हो गए। और लिखवाऊँ? बस 3-4 पॉइंट काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा फालतू मत लिखना। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जैसे Fe जो मेरे पास Fe3+ होता है ना, Fe3+, वो Fe2+ से कैसे होता है? अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्टेबल होता है। ये भी लाइन पे बात डाल लो, अधिक स्टेबल होता है। क्यों, वो भी हम देखते हैं अभी। ठीक है, यानी कि Fe3+ जो होता है Fe2+ से अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि Fe3+ Fe2+ से अधिक स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास होते हैं 3D5 और इसके पास होता है 3D6। तो ये हाफ फील्ड मिल गया, ये हाफ फील्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अधिक स्टेबल हो जाता है। चलिए इसे छोड़ते हैं, मैंने लिखवा दिया जैसे। हाँ, अब शो करते हैं वैलेंसी इसकी। देखो आपने पढ़ रखा है 21 स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड मेरे पास कौन सा बेटा, जिंक है। परमाणु क्रमांक 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26, फिर 27, 28, 29 एंड लास्ट में 30। देखो इसका अगर आप चाह रहे हो तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में रखो, उससे क्या होगा, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके, है ना। तो यार वो लिखने के लिए बड़ा टाइम देना पड़ेगा भैया हमें। तो अब आर्गन 3D1 और 4s2, इससे आप समझ जाओगे जरा। ये होगा 3D2 और 4s2, ठीक है। आर्गन 3D3 और 4s2, फिर हमारा कितना हो जाएगा, आर्गन 3D4 और 3D5 और 4s2, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा बेटे, आर्गन 3D6 और 4s2, यानी कि 3D5 और 4s2, फिर मेरे पास आर्गन 3D6 और 4s2, फिर आर्गन 3D7 और 4s2, फिर आर्गन, ये तो भैया चलन गई, 3D8 और 4s2, फिर आर्गन 3D9 यानी कि 3D10 और 4s1, और फिर आर्गन 3D10 और 4s2। ठीक है, अब देखो ये कितनी शो कर सकता है भाई, 2 से 3 तक। या तो ये अपने 4s से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो ये +2 शो कर देगा, या 2 और 1 3 बाहर निकाल देगा। ठीक है, ऐसे ही है 2 से कहाँ से, +2 से और कहाँ तक, +4 तक। या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, या ये 3 निकाल सकता है, या ये +4 निकाल सकता है। ऐसे ही ये वाले 3 और 2 5 तक, +2 से 5 तक ये हो सकता है 2 निकाल दे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से ले ले, +3 +4 और कहाँ तक, +5 तक। ऐसे ही ये वाला हो सकता है कि +2 कर दे, या +3 या +4। क्रोमियम, यहाँ पे देखो ना, एक जो क्रोमियम तुम देख रहे हो यहाँ पे 4s की जगह 2 की जगह 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 4s1 होता है। तो ये या तो +1 शो कर सकता है, या +2 शो कर सकता है, या +3 शो कर सकता है, या +4 +5, और 5 और 1 कहाँ तक, 6 तक शो कर सकता है। और यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पता है कितनी होती है, वो 7 तक होती है। पर ये 2 से शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 और कहाँ तक, +7 तक। ऐसे ये वाला ये 2 से 6 और 2 8 तक शो करेगा भैया, करेगा। लेकिन अब कहानी डाउन होने लगती है कुछ इस टाइप से, ऐसे करके बढ़ाओ और जैसे आ रहे हो वैसे करके नीचे को ले जाओ। क्योंकि अब मेरे पास 3D5 4s2 मिल गया। अब यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, 2 और 1 3 भी आप बाहर निकाल सकते हो, आप 3 भी यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। एक तो आप 2 बाहर निकाल दो 3, लेकिन जब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो मुझे क्या मिल गया, 3D5 मिल गया। और पता तुम्हें 3D5 कैसा होता है, स्टेबल होता है। चाहे हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, दोनों कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो मैंने 2 निकाले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1 और निकाला, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 3D5 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जो आयरन होता है वो कुछ कंपाउंड शो कर देता है, +4 +5 +6 तक ये शो कर देता है कुछ कंपाउंड में। ऐसे ही आप डाउन करते रहो, +2 +3 ये +4 तक +5 तक शो कर देता है। ऐसे ही हमारा जो ये निकिल होता है ये +2 +3 और कहाँ तक, +4 तक शो कर देता है। और जो आपका ये कॉपर होता है ये ज़्यादा नहीं, बस 1 शो करता है और +2 शो कर देता है। और जिंक तो भैया ये तो कंप्लीट है, तो ये +2 शो कर देता है। ठीक है, कॉपर +1 भी शो करता है और कॉपर +2 भी शो करता है। ठीक है, ये दोनों की, क्योंकि अपवाद होता है ना, अपवाद क्यों है, इसी वजह से होता है कि 3D10 है लेकिन फिर भी क्या है, ये अपवाद है, क्योंकि हमें 3D9 होना चाहिए था और 4s2 होना चाहिए था। तो ये +1 भी शो कर देता है और +2 भी शो
कर देता है। ये थी सारी कहानी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, कवर हो गया होगा। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं अभी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, थर्ड नंबर का आई है। लाइन पे ध्यान देना बेटा, 2 हो गए हमारे, थर्ड नंबर आ गया। ज़्यादा बड़ा मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, समझा दूंगा केवल, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा भाई, यानी कि एटॉमिक, ओके सर, एटॉमिक एंड आयनिक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, यानी कि रेडियस कर दो, चलो उसको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कर दो या रेडियस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या। चलिए अब देखो बात क्या आती है यहाँ, देखो ये आ गया हमारा नाभिक, ठीक है, ये मैंने बता दिया नाभिक। और नाभिक ये मेरे पास कौन सा आ गया बेटे, 3D आ गया, और ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास 4s आ गया। और आप भावों नियम से पहले इलेक्ट्रॉन का भरते हैं 4s में भरते हैं, बाद में का भरते हैं 3D में भरते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस मान लिया मैंने, ये प्लस मान लिया। अरे नाभिक पे आवेश कौन सा भैया, प्लस होता है। इसका मतलब है नाभिक 4s इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स डालता है, यानी कि जो नाभिक होता है, नाभिक जो होता है न्यूक्लियस, वो भैया 4s इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है, 4s इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाता है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स, ओके, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स डालता है, यानी कि फोर्स लगाता है। भैया लगा दिया, चलिए साहब लगा दिया सर, लगाता है, मान गए सर, आपको लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगाया है तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को नाभिक अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा, आकार में क्या होगी, कमी होगी। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन आता है, अब 3D का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 4s इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर धक्का देने की कोशिश करता है, यानी कि क्योंकि माइनस माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और जो तुम्हारे पास 3D इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बल डालते हैं, जिसे शिल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। यानी कि 3D के इलेक्ट्रॉन, 3D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 3D जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काय पे, 4s इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, 4s इलेक्ट्रॉन पर, 4s इलेक्ट्रॉनों पर, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट डालते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, डालते हैं। और बेटा जो ये शिल्डिंग इफेक्ट होता है ना, जो ये शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जो ये शिल्डिंग इफेक्ट होता है, SHILDI, जो ये शिल्डिंग इफेक्ट होता है, जो ये हमारा शिल्डिंग इफेक्ट होता है, वो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स को, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स को, ठीक है, वैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है, वैलेंस करने की कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है, ठीक है। और लास्ट में ज़्यादा कर भी देता है, ये कोशिश करता है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करता है, ठीक है, ध्यान देना बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। एक इलेक्ट्रॉन आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, साला अभी भी शिल्डिंग इफेक्ट कम है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, चौथा आया, पांचवा आया, यहाँ तक लगातार क्या होगा, आकार घटता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, वो भैया शिल्डिंग इफेक्ट से बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि स्कैंडियम से और मैंगनीज तक आकार क्या होता है, घटता है, आकार क्या होता है बेटे, घटता है, यानी कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई घटती हैं, घटता है। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है ना मेरे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा होता है, किससे, शिल्डिंग इफेक्ट से, शिल्डिंग इफेक्ट से, ठीक है सर, शिल्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा होता है। अब जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन आता है, अब लगा दिया इन्होंने पर्दा, क्या लगा दिया, 6 के 6 इलेक्ट्रॉनों ने पर्दा लगा दिया। अब नाभिक इन 4s इलेक्ट्रॉनों को नहीं देख पा रहा पर कम देख पा रहा, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4s इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर धक्का देते हैं, मतलब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ जरा लाइन पे ध्यान देना है, कहाँ से, आयरन से और निकिल तक आकार क्या रहता है, लगभग समान रहता है, आकार लगभग समान होता है। अच्छा, लगभग समान क्यों होता है, लगभग समान होता है इसलिए होता है, वो भी तुम्हें मैं बताऊंगा अभी, समान होता है किस लिए होता है, क्योंकि भैया इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, ये इलेक्ट्रो अट्रैक्शन जो फोर्स है हमारा, ये जो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स है वो बराबर हो जाता है किसके, शिल्डिंग इफेक्ट के, शिल्डिंग इफेक्ट के, ठीक है, बराबर हो जाता है शिल्डिंग इफेक्ट के, है ना, बराबर हो जाए, ठीक है।
अब बात यहाँ ये आती है, क्योंकि मैंने 3 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए इसके अंदर, लो साहब, अरे इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर डाल दिए, 2 2 4 2 6 2 8, और मैंने 3 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हमारे। ठीक है, ठीक है। अब इतने के इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर 4s इलेक्ट्रॉनों की ओर बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं, तो 4s इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बोले चलो भैया बाहर को चल लो, क्योंकि नाभिक तो देख ही नहीं पा रहा। नाभिक जो 4s इलेक्ट्रॉनों पे इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, अब तो वो बहुत कम हो गया, यानी कि ये बराबर होने लगा शिल्डिंग इफेक्ट के। अब जैसे ही इसमें 9वां इलेक्ट्रॉन और 10वां इलेक्ट्रॉन और प्रवेश करता है, तो ये पूरी तरह से पर्दा डाल देते हैं, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, और 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर इन 4s इलेक्ट्रॉनों की बाहर की ओर धक्का देते हैं, जिससे आकार में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। यानी कि अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ तुम्हें, कहाँ से, कॉपर से जिंक तक, कॉपर से जिंक तक क्या होता है, आकार बढ़ता है। कॉपर से जिंक तक आकार क्या होता है बेटे, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसका भी मैं रीजन दूंगा तुम्हें, क्योंकि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स इस समय, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन, ठीक है सर, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स जो इस समय है, फोर्स वो भैया कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट से कम हो जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट से कम हो जाता। अब आपने इस टॉपिक में क्या सीखा, आपने सीखा अगर आप किसी सीरीज में लेफ्ट टू, यानी कि फर्स्ट टाइम सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, यानी कि बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाओगे आप, तो स्टार्टिंग में आकार क्या होगा, घटेगा, बीच में समान रहेगा और अंत में बढ़ेगा। अतः करके मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, अतः फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, और ऐसी ही कहानी जितनी भी सीरीज हैं सबकी कहानी यही होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। ओके सर, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है भैया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है भैया, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कहाँ पे, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट, ओके सर, लेफ्ट टू राइट क्या करने पर, मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो होता है भैया, ठीक है, प्रारंभ में आकार क्या होता है, प्रारंभ है प्रचंड, प्रारंभ में आकार क्या होता है, घटता है, ठीक है भैया, प्रारंभ में आकार घटता है, ठीक है, मध्य में समान रहता है, मध्य में क्या रहता है बेटे, समान रहता है, ठीक है, समान रहता है, तथा अंत में क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, तथा अंत में हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, अंत में बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है, उतार लिया हुआ, ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार भी निपटा देता हूँ मैं इसको। चलिए हटा दो फिर इसको, खुश। अब इसके बाद में जो प्रॉपर्टीज आती है ना, वो आती है भैया आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो हो माय गॉड, बहुत शानदार टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या बात है सर, ये टॉपिक और करवा दो, बड़ा शानदार टॉपिक लगता है मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इससे अच्छा टॉपिक मुझे कोई नहीं लगता, ठीक है, सबसे बढ़िया टॉपिक लगता है मुझे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। डाल दो हेडिंग आप। 4th नंबर आ गया मेरे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है भैया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। शॉर्ट लिखवाऊँ लॉन्ग लिखवाऊँ भैया, लॉन्ग चलता है इसमें, क्योंकि आप बीएससी में हैं, 5th सेमेस्टर में और 12th क्लास में नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा आना चाहिए आपको। देखो 3D ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब के सब डायामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और अगर इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है तो उसको बोलते हैं हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दिए हैं ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले कौन से हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए मैं इसके बारे में भी आगे लिखवाऊंगा, फिलहाल तो मैं एक पॉइंट लिखवा दूं कि 3D ऑर्बिटल में, 3D ऑर्बिटल में, ठीक है, सही है सर, 3D ऑर्बिटल में, 3D ऑर्बिटल में, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओके, कौन से बेटे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उपस्थित होने के कारण, ठीक है, उपस्थित होने के कारण, ठीक है, उपस्थित होने के कारण, ठीक है, लाइन पे फोकस करना ठीक से कि यार 3D ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, ये क्वालिटी ट्रांजिशन एलिमेंट में होती है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ओके सर, ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
दर्शाते हैं। ठीक है भैया, आपने दर्शा दिया, दर्शाते हैं। तो 3d ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। भाई की क्वालिटी है, और ये क्वालिटी हर किसी के अंदर होनी चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, चाहे सुतरा जिंक हो, चाहे कैडमियम हो, मरकरी हो, ये सभी तत्व कैसे होते हैं? ये सभी तत्व, ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, डायामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके n-1d ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, क्योंकि इनके n-1d ऑर्बिटल में, ठीक है, ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैं लिख पाऊंगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यार तीन ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, जैसा लोहा हो गया हमारा, कोबाल्ट हो गया हमारा, ठीक है, लोहा, कोबाल्ट और मेरे पास निकिल के की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दूसरे एलिमेंट से, किससे बेटे? दूसरे एलिमेंट से अधिक होती हैं। दूसरे एलिमेंट से कैसी होती हैं? दूसरे एलिमेंट से अधिक होती हैं। अच्छा, ये बात है, अधिक होती है, जिस कारण इनको हम क्या बोलते हैं? जिस कारण इनको, ठीक है, जिस कारण इन्हें हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, या फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से अधिक होती है, जिसका इन्हें फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं, यानी कि लोहा चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 3 पॉइंट। हाँ, मैं जो तुम्हें बता रहा था ना, मैं जब बोल रहा था आपसे कि भाई यहाँ अगर मेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये ऐसे बोल दिया मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए, और पदार्थ जो होगा ना वो कैसा होगा? अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर डी ऑर्बिटल में आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, ठीक है, ध्यान देना, तो वो कैसा होता है? अनपेयर होता है। और जिसमें भी, जिस एलिमेंट या आयन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो दूसरा पैरामैग्नेटिक होगा। और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। कैसे होंगे बेटे? पेयर्ड होंगे। वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, और एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं आपको, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक मतलब विद्युतचुंबकीय। ठीक है, ध्यान देना, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय और डायामैग्नेटिक मतलब विद्युतचुंबकीय। ये चुंबक से थोड़ा बहुत चिपकेगा, लेकिन ये चुंबक से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, दूर भागेगा। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं तुम्हें मैं, अगर मुझे मिलता है 3D0 या 3D10 विन्यास वाले, ठीक है, विन्यास वाले चाहे आयन हो, विन्यास वाले चाहे वो तत्व हो, या मेरे पास कैसे हो बेटे? आयन हो। ठीक है, डायामैग्नेटिक होते हैं, हमेशा डायामैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं, ये क्वालिटी होती है। अब एक काम मैं और बताता हूँ आपको छोटा सा, कि समझ रहे हो ना चीज़ को? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड हैं तो कैसा होगा? डायामैग्नेटिक होगा। अब किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, ये पता होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन की दो गतियाँ होती हैं ना, किसी पदार्थ का जो चुंबकीय अगुण होता है ना, किसी पदार्थ का कौन सा गुण? किसी पदार्थ का जो चुंबकीय अघूर्ण होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, किसी पदार्थ का चुंबकीय अघूर्ण, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। बहुत बढ़िया चीज़ है, कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। लाइन पे ध्यान देना, किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। यार क्या बात है, किसी पदार्थ का चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। और पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की दो मोशन होती हैं। अच्छा ठीक है सर, दो मोशन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं सर ये बता दो, आप हमें बता दें फिर इसी बात पे। पहली होती है स्पिन मोशन, ठीक है भैया, और सर दूसरी कौन सी होती है? और दूसरी होती है आपकी ऑर्बिटल मोशन। कौन सी होती है? ऑर्बिटल मोशन होती है। पहली जो होती है वो स्पिन मोशन होती है, दूसरी जो होती है वो ऑर्बिटल मोशन होती है। ठीक है, अब
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दो प्रकार, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है। लाइन पे ध्यान देना, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार का, ठीक है, दो प्रकार का मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है। अच्छा सर, उत्पन्न करता है, ओके, उत्पन्न करता है। कैसे करता है वो भी हम देखते हैं। दो बेटे, पहला होता है मेरे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ओके सर। अब एक बार तुम ये देखो कि यार स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन क्या होती है। जिस तरह से हमारी पृथ्वी, मान लो ये सूर्य है, ये सूर्य है, और हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिसको आप ऑर्बिटल मोशन कहते हो, कक्षीय गति कहते हो आप, ठीक है। और पृथ्वी जिसको पूरा करने में 365 दिन लेती है पृथ्वी, है ना, एक सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, जिसको आप बोलते हो कक्षीय गति, यानी कि ऑर्बिटल मोशन। दूसरी होती है पृथ्वी, ये पृथ्वी है मेरे पास, पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूमती है, जिसे हम स्पिन कहते हैं, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है अपनी एक्सिस पे। सेम इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के, मान लो ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, जिसे स्पिन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की दो गतियां हैं, एक तो नाभिक के चारों ओर गति है, जिसे आपने ऑर्बिटल मोशन कहा। दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर क्या करता है, मोशन करता है, जिसे आप क्या बोलते हो, स्पिन मोशन कहते हो। और ये जो स्पिन होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, जिसकी वजह से एस के दो मान आते हैं, एक प्लस हाफ आता है, एक माइनस के हाफ आता है। समझ में आया? एक बार बता देना चलो, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिससे कक्षीय गति कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, जिसे स्पिन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन दो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हटाओ जरा इसको, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, मैं ज़्यादा बड़ा शॉर्ट में लिखवाऊंगा, इतना बड़ा नहीं लिखवाने वाला हूँ, आराम से कवर कर लोगे आप, इस चीज़ को कवर कर लोगे भाई। देखो जो ये मेरे पास स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको मैं शो करता हूँ काय से बेटे, म्यू एस से, ठीक है। और ये होता है मेरे पास फॉर्मूला 4s और s प्लस के 1, ठीक है, काय में, बोर मैग्नेटोन में, बोर मैग्नेटोन में। अब जरा पहले जरा मैं यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, कर दूँ इसको इरेज में, पक्का, ठीक है सर। चलो लो सर, मैंने इसको इरेज कर दिया। मैंने क्या बोला, टॉपिक बड़ा होने वाला है, टॉपिक भैया बड़ा होने वाला है, इस टॉपिक पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए देख लेते हैं आगे। अब देखो जो ये s है ना, ये s का जो मान है वो n/2 हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आप s की जगह n/2 रख दो। चलिए मैं रख के देखता हूँ, एक बार रख के देखें भाई, 4, s की जगह रखो n/2 रख दिया मैंने, फिर n/2 प्लस के 1, हल कर लो इसको जरा आप। देखो 2 दूनी 4, ये मेरे पास 2n हो गया, हल कर लो इसको भी, तो ये हो गया बेटे n, 2 का ना 2, ठीक है। अब वन में कितना रह गया हमारा, क्योंकि 2 से काट लिया मैंने, n रह गया मेरे पास, इधर कितना आ गया, इधर रह गया मेरे पास, बटे में कितना रह गया, 2 रह गया, है ना। तो 2 से 2 मेरे पास क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, तो मेरे पास कितना रह जाएगा, खाली n प्लस के 2, बोर मैग्नेटोन। और ये टॉपिक भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसको यानी कि म्यू एस को आप √4s s प्लस 1 लिख सकते हो, या म्यू एस को आप √n प्लस 2 लिख सकते हो, ये मर्जी है आपकी। तो मैंने s में लिया है, तो मैंने s में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो s क्या चीज़ है यहाँ पे s भी बता दो कि भैया s क्या चीज़ है। वेयर जहाँ s जो है ना वो है, वेयर s जो होता है वो होता सम ऑफ, ठीक है, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर, ठीक है। ये मेरे पास चीज़ आ जाती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है मेरे पास, ये तो पहला वाला हो गया, दूसरा आता है मेरे पास ऑर्बिटल। कौन सा था बेटे, ऑर्बिटल, ठीक है भैया। ऑर्बिटल का है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है भैया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। देखो फॉर्मूला छोटा सा है इसका, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, शो करते हैं इसको हम म्यू एल से, और म्यू एल बराबर होता है
L प्लस के 1, ठीक है, यानी कि L प्लस के 1, ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है L प्लस के 1 बोर मैग्नेटोन में, क्योंकि चुंबकीय गुण को हम बोर मैग्नेटोन में व्यक्त करते हैं, जहां पर L जो है ना, जहां पर जो L है वो है सम ऑफ, ठीक है, ऑर्बिटल एंगुलर, ओके, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर, ठीक है, लाइन पर ध्यान देना, सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जिसको आप एज़ोमुथल क्वांटम नंबर ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन का कुल मैग्नेटिक मोमेंट आता है इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कुल मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का कुल मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों के योग के बराबर होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है, योग के कैसे होता है बेटे, बराबर होता है एक कुछ इस टाइप से, यानी कि जो मेरे पास म्यू आता है वो भैया म्यू एस प्लस के कितना हो जाएगा, म्यू एल, और म्यू एस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4s, s प्लस के 1 है, और इसकी वैल्यू है L प्लस के 1 है, काय में आ गई, बोर मैग्नेटोन में आ गई, ठीक है, ये मेरे पास टोटल निकल आया, इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है, म्यू का मान। अब मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं इस चीज़ को अभी, ठीक है भैया। यहाँ मैं आगे जो करवाने वाला हूँ मैं ये करवाने वाला हूँ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट को आप काय में शो कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोर मैग्नेटोन में दर्शाते हैं ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट को, ओके, मैग्नेटिक मोमेंट को वोहर मैग्नेटोन, लाइन पे ध्यान देना, वोहर यानी कि वोर मैग्नेटोन में व्यक्त किया जाता है, और एक बोर मैग्नेटोन जो होता है ना, एक बोर मैग्नेटोन जो होता है वो बराबर होता है भाई, एक बोर मैग्नेटोन जो होता है वो बराबर होता है EH अपॉन 4πmc के, EH अपॉन 4πmc। अच्छा ठीक है, वेयर जहां आप लिख सकते हो कि जो E है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना होता है इसकी वैल्यू, चलो रख लेंगे बाद में, अभी चाहो तो शो कर दो, वरना तो चाहो तो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ फिर, 1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होता है। अच्छा H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, चलिए इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीपल 10⁻34 जूल सेकेंड। सर यहाँ प्लांक कांस्टेंट क्या कर रहा है, M जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा C क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, ठीक है भैया, कितनी होती है, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। सारे मान रख दो, सारे मान रख के जब आप एक बोर मैग्नेटोन को मान निकालोगे तो ये आएगा 9.27 मल्टीपल 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बोर मैग्नेटोन को अगर आपको एम्पियर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर से यानी कि इससे गुणा कर सकते हो, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 1 बोर मैग्नेटोन की वैल्यू आ गई। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली। तो पहला क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा हमने क्या पढ़ा, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरा हमने पढ़ा एटॉमिक एंड आयनी रेडिया, चौथा पढ़ा हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब पांचवा पढ़ते हैं कलरफुल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं। तो हो गया यहाँ तक, अब पढ़ लेते हैं कलरफुल स्पेक्ट्रम। चलिए मैं पहले डाल दूँ हेडिंग, उसके बाद में करते हैं डिस्कस। हमारा हेडिंग आ गया 5वां नंबर, ठीक है, कलरफुल स्पेक्ट्रम। ओके सर, कलरफुल स्पेक्ट्रम, ठीक है भैया, आपने डाल दिया सर, हमने भी डाल दिया हेडिंग। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलरफुल आयन या कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि ये गुण उनके अंदर पाया जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, आप या मैं, आप भी नहीं रोक सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन, आप लिख सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लिख सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, मैं, ठीक है, रंगीन आयन, ठीक है सर, या कंपाउंड, ओके सर, ओके, कंपाउंड बनाने का
गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ठीक है, देखो कितनी शानदार बात है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रंगीन आयन या कंपाउंड बनाने का गुण पाया जाता है। इसके दो कारण होते हैं। अच्छा सर ठीक है, इसके दो कारण होते हैं। ठीक है, दो कारण होते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे दो कारण होते हैं? देखो, पहला कारण इसका होता है कि जो आपका 3D ऑर्बिटल होता है, 3D ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलरफुल आयन या कंपाउंड बनाने का गुण शो करते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर होता है। ये दो रीज़न होते हैं। यानी कि जो पहला रीज़न है वो ये वाला है कि पहला रीज़न जो है वो ये वाला है जो मैं बोल रहा हूँ, लाइन पे ध्यान देना ठीक से, कि 3D ऑर्बिटल में, 3D ऑर्बिटल में, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, उपस्थित होने के कारण, ठीक है भैया, होने के कारण, ओके ओके ओके, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो क्या करते हैं? कलरफुल प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, कलरफुल, ओके ओके, कलरफुल प्रॉपर्टी शो करते हैं, प्रॉपर्टीज शो करते हैं, शो मतलब दर्शाते हैं, ओके, कलरफुल प्रॉपर्टी शो करते हैं। कितनी एक शानदार बात है यार। 3D ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट कलरफुल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे मैंने पीछे करवाया था ना, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो कैसा बनाता है? वो कैसा होता है? कलरफुल होता है, वो कलरफुल होता है, उसमें रंग होता है। और अगर तुम्हारे पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं भैया आपके पास, तो भैया वो कैसा होता है? वो होता है हमारा कलरलेस, COLOUR, ठीक है, कलरलेस होता है वो भैया, ये कलरलेस होता है। लाइन पे ध्यान देना। यानी कि अगर मुझे सेकंड नंबर लेना हो तो सेकंड नंबर में ले सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लो, यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर होता है। एक नंबर ये आता है। ये दोनों को, इसको भी करेंगे एक्सप्लेन, इसको भी करेंगे एक्सप्लेन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो कहाँ से होता है? लो एनर्जी लेवल से, ठीक है, लो मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से, लो एनर्जी लेवल से, लो एनर्जी लेवल से काय में होता है? लो एनर्जी लेवल से भैया हाई एनर्जी लेवल में होता है, हाई एनर्जी, ठीक है, लेवल में होता है, लेवल में या लेवल की ओर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर होता है। सोचने वाली बात है, की ओर होता है। और एक खास बात और, जितने भी मेटल आयन, ठीक है, यानी कि जो मेटल आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं वो रंगीन होते हैं, और जो मेटल आयन डायामैग्नेटिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं, उनमें कोई कलर नहीं होता है। पर मैं इस लाइन को लिखूंगा नहीं, मैं पर एक लाइन और जरूर लिखूंगा। अगर मुझे 3D 0 मिला, 3D 10 विन्यास वाले जितने भी आयन होंगे वो सब कैसे होंगे? विन्यास वाले जितने भी आयन हैं वो सब कैसे होते हैं भैया? वो सब कलरलेस होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, रंग उड़ा पड़ा होता, कलरलेस होते हैं ये, ठीक है, ये क्वालिटी होती है। अच्छा, मैं कुछ ट्रांजिशन आयंस लिखवा दूं जिनके कलर आपको शो करने होते हैं। जैसे मेरे पास कितना है? स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर से आयरन, कोबाल्ट, फिर मेरे पास निकिल, फिर से कॉपर, फिर से कॉपर, और मेरे पास कितना जाएगा बेटे? जिंक आ जाएगा। 3+ का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ भी 3+ का करेंगे, यहाँ भी 3+ करेंगे, यहाँ भी 3+, यहाँ 2+ का करेंगे, यहाँ 2+ का करेंगे, यहाँ 3+ का करेंगे, यहाँ 2+ का करेंगे, यहाँ भी 2+ का करेंगे, और यहाँ प्लस का करेंगे, यहाँ 2+ का करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? 2+ का करेंगे, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट वाला कितना होता है? 3D1 4s0 होता है, यानी कि 3D1 और 4s2 होता है स्कैंडियम का, ये मैं पीछे करवा चुका हूँ। लेकिन जब स्कैंडियम 3+ का करोगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कलर क्या आया मेरे पास? कलरलेस आया। क्या है बेटा? ये कलरलेस आया, ठीक है। टाइटेनियम 3+ में मेरे पास 3D कितना होता है? टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है तुम्हारे पास 22, 3D2 और 4s2 3 का, यानी कि 1 बच जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास 4s0। यानी कि इसका जो कलर होता है वो होता है तुम्हारे पास क्या होता है? वायोलेट होता है इसका कलर, ठीक है सर। चलिए, वायोलेट हो गया। अब स्कैंडियम वेनेडियम 3+ का 3D मेरे पास कितना होता है? 2, और 4s कितना होता है मेरे पास? 0 होता है, ठीक है भैया। इसका कितना हो जाएगा मेरे पास? जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा तुम्हारे पास C भी और Y भी, यानी कि C भी और G भी, G मतलब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्कैंडियम का पकड़ो,
3D3 और 4s क्रोमियम का 3D3 और 4s0, यानी कि इसका 1 होता है। तो यहाँ से ये मैंने 1 खत्म कर दिया, 2 यहाँ से खत्म कर दिया, 3D3 रह गया इसका हमारा, ठीक है। तो यहाँ जो मिलेगा आपको, यानी कि C भी G भी, इसका भी वायोलेट होता है, ठीक है, इसका भी क्या होता है, वायोलेट होता है। अब मैग्नीज का आ गया हमारा, मैग्नीज में आ गया हमारा भैया 3D4 और मैग्नीज 2+ का है, तो 3D5 4s0, 3D5 बचेगा, 4s कितना क्या मेरे पास 0 हो जाएगा। इसको जाएगा तुम्हारे पास कलर हो जाएगा इसका वायलेट की जगह C भी G भी, फिर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना पिंक कलर होता है इसका, ठीक है, इसका होता है पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर होता है इसका, ठीक है, पिंक हो गया। अब Fe2+ 3D5 4s0 होता है भैया इसका भी, Fe2+ 3D6 और 4s0 होता है, तो इसका होता है, इसका तो ग्रीन होता ही है पक्का, इसको तो तुम याद ही कर लो कि इसका कितना होता है बेटे, ग्रीन होता है। अच्छा, इसका 3D5 और 4s0 हो जाएगा, तो इसका कितना हो गया हमारा, इसका हो गया येलो, ठीक है, इसका कलर होता है कितना बेटा, येलो होता है, ठीक है। कोबाल्ट 2+ का अगर तुम करोगे, तो कोबाल्ट 2+ में अगर तुम करते हो मेरे दोस्तों, तो कोबाल्ट 2+ में जब तुम करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3D, कोबाल्ट 2+ है तो 3D7 और 4s0, ठीक है भैया, 4s0, इसका होता है तुम्हारे पास पिंक कलर का होता है ये। अच्छा, निकल का कर दूं मैं, 3D8 और 4s0 होता है इसका, तो ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, कोबार प्लस का 3D10 और 4s0, तो भैया ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये होगा तुम्हारे पास कलरलेस होगा ये वाला भी, ठीक है, कलरलेस होगा। और अगर कॉपर 2+ का करोगे तो 3D9 और 4s0 मिल जाएगा आपको, तो ये होता है ब्लू कलर का। और जेरन 2+ 3D10 और 4s0 मिलेगा आपको, तो ये कलरलेस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, कलरलेस हो गया। तो इस तरह से आप इसका कलरफुल प्रॉपर्टी शो कर सकते हो किसके अंदर, जितने भी हमारे क्या आते हैं, ट्रांजिशन आयन आते हैं ना। तो मैंने कैसा करा, देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन कितना होता है, 3D1 और 4s2 होता है। तो जब मैंने 3+ का करा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर कर दिया। ऐसी टाइटेनियम का 3D2 होता है, तो मैंने 2 और 1 बाहर करके मैंने 1 रहने दिया है, ठीक है। तो जितने प्लस मैंने लगाए हैं इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होते हैं, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना इस चीज़ पे। चलिए अब ये बताओ, इसकी एक्सप्लेनेशन करवा दूं या इतने रहने दूं, इतने काफ़ी है, इससे फालतू में मत लिख के आना, एक्सप्लेनेशन भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। अगर चाह रहे हो तो लिख सकते हो कि भैया कि डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं जिनकी ऊर्जा समान होती है, जिन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। जब कोई लिगैंड ट्रांजिशन एलिमेंट से टकराता है तो 5 डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती, बल्कि 2 अलग अलग समूह में बढ़ जाती है, ठीक है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहते हैं। एक की ऊर्जा ज़्यादा होती है और एक की ऊर्जा कम होती है, ठीक है। तो एक लो एनर्जी लेवल हो जाता है और एक क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल हो जाता है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश यानी कि जब सनलाइट किसी मेटल आयन पर पड़ती है तो जो मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक रंग के प्रकाश को अवशोषित करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांसफर यानी कि एक्साइटेड हो जाता है और लौटते समय कंप्लीमेंट्री कलर बाहर निकलता है। इस प्रकार ठीक है, यानी कि कलर का जो प्रदर्शन होता है वो डी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसे डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो इतना, पर मैंने इतना छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतने रहने दो, ठीक है। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर आपको। यह लिखवा दूँ चीज़ को भी भाई, जब मैंने बोला लिखवा दूँ, पर यार लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा मैंने लिखवा दिया तो लिखवाने में कुछ नहीं जा रहा है, पर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा यार। करवा दें फिर, चलो यार लिखवा दे, करवा देता हूँ फिर चीज़ को। एक्सप्लेनेशन कर दो, कहोगे यार एक्सप्लेनेशन छोड़ दी मैंने, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कर दो आप, चलो एक्सप्लेनेशन, इसकी मन ना मानिए मेरा, करवा दे रहा हूँ मैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए करवा दो सर एक्सप्लेनेशन। देखो आपको पता है कि डी सब सेल में यानी कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं, है ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। जिनकी ऊर्जा कैसी होती है भाई, जिनकी ऊर्जा समान होती है, जिनकी ऊर्जा समान होती है। अच्छा क्या बोलते हैं इनको हम, होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें अपभ्रंश कक्षक कहते हैं, ठीक है, जिन्हें अपभ्रंश कक्षक कहते हैं, जिन्हें अपभ्रंश कक्षक कहते हैं। अब क्या होता है कि कोई लिगैंड जब भी कोई लिगैंड जो होता है हमारा, कोई भी लिगैंड्स हो, एटम्स हो, जब भी कोई लिगैंड्स, ठीक है, जब भी कोई लिगैंड जो होता है, कोई लिगैंड यानी कि जब कोई लिगैंड, ठीक है, जब कोई लिगैंड ट्रांजिशन एलिमेंट से टकराता है, ठीक है, ट्रांजिशन
एलिमेंट से टकराता है, एलिमेंट से टकराता है, तो पांचों डी कक्षक की ऊर्जा, तो पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती, पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती है, ठीक है, नहीं रहती है, बल्कि ऊर्जा के दो अलग अलग समूह में बढ़ जाती है, दो अलग अलग समूह में क्या होती है बेटे, बढ़ जाती है, दो अलग अलग समूह में बढ़ जाती है, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, दो अलग अलग समूह में बढ़ जाती है। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, इस प्रभाव को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र क्या बोलते हैं, विपाटन कहते हैं। ये पढ़ रखा होगा आपने शायद, विपाटन कहते हैं, ना पढ़ा हो जबरदस्ती पढ़ो, विपाटन कहते हैं। फॉर एग्जांपल है इस टाइप से, देखो लाइन पे ध्यान देना, 5 डी कक्षक बनाओ और आपको इनके नाम भी याद होंगे, 1 2 3 4 और ये मेरे पास क्या बेटे 5 आ जाएंगे यहाँ पे। तो पहला वाला जो है वो है डी एक्स वाई, दूसरा वाला होता है डी वाई जेड, तीसरा होता है डी जेड एक्स, चौथा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और पाँचवा होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है कुछ इस टाइप से, देखो, ठीक है। इसमें मेरे पास होते हैं 2 कक्षक, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर होते हैं मेरे पास 3 कक्षक, 1 2 3, पहला वाला होता है डी एक्स वाई, दूसरा वाला होता है डी वाई जेड, तीसरा वाला होता है डी जेड एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ईजी समूह, इसको बोलते हैं हम T2G समूह। अब ईजी समूह जो होता है ना यहाँ पे, यानी कि ये जो ईजी समूह है वो है हाई एनर्जी लेवल, वो क्या बेटा, हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। इसमें क्या है, 2 ग्रुप होंगे, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और एक होगा तुम्हारा डी जेड स्क्वायर, एक होगा लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। अच्छा, लो एनर्जी लेवल जो होता है ना, इसमें 3 होते हैं, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है और डी जेड एक्स होता है, ठीक है, ये हिसाब होता है। अब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में होता है, यानी कहने का मतलब ये समझ गए। तो ये जो तुम्हारे पास है, देखो 2 अलग अलग समूह में बढ़ जाता है। जब कोई लिगैंड ट्रांजिशन एलिमेंट से टकराता है तो डी कक्षक जो होते हैं, डी कक्षक की ऊर्जा समान नहीं रहती बल्कि 2 अलग अलग समूह में बढ़ जाती है। इस प्रभाव को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। जिस समूह की ऊर्जा अधिक होती है उसे ईजी समूह कहते हैं, और ईजी समूह में दो ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आते हैं, और जिस समूह की ऊर्जा कम होती है उसे T2G समूह कहते हैं, और T2G समूह में 3 ऑर्बिटल आते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, समझ गए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे वाले और यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में कूदेगा, एक्साइटेड होगा। यानी कि जब सनलाइट, ध्यान देना, जब सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, जब सनलाइट काय पे गिरती है, जब सनलाइट किसी मेटल, ध्यान देना, किसी ट्रांजिशन आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल आयन पर क्या होती है, पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित प्रकाश का, एक निश्चित रंग का प्रकाश अवशोषित करके, ठीक है, प्रकाश अवशोषित करके, ठीक है, लाइन पे फोकस करना है बेटे, प्रकाश अवशोषित करके, ठीक है, लो एनर्जी लेवल से, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल में, ठीक है, हाई एनर्जी लेवल में, ठीक है, एक्साइटेड हो जाता है, अब जागा तो लौट के भी आगा, गया है तो वापस लौट के भी आगा, तथा लौटते समय कंप्लीमेंट्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री कलर का प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। अतः डी ब्लॉक तत्वों में, ठीक है, रंग का प्रदर्शन जो होता है, रंग का प्रदर्शन वो डी, ठीक है, रंग का प्रदर्शन डी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, डी इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे डी संक्रमण कहते हैं, जिसे डी ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है, जिसे डी ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वो डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में होता है।
पर एनर्जी कम होती है, इसकी कम होती है, इसकी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, अब ये कंप्लीमेंट्री कलर कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा ना बिबग्योर, तो बिबग्योर मतलब बिब आई छोड़ दो, BIBG, यार यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं आ पाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। कर दें इसको, ठीक है भैया, चलिए मैंने इसको इरेज कर दिया है। ओके सर, ओके, ज़्यादा नहीं, बस हो ही चुका है, ठीक है। BI छोड़ दो, बस BGBOR, ठीक है। तो इसका कंप्लीमेंट्री ये होता है, इसका कंप्लीमेंट्री ये है और इसका कंप्लीमेंट्री है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेड कलर लेके नीचे से ऊपर गया है तो बाहर क्या निकालेगा, लोड से समय ग्रीन निकालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की ओर ब्लू कलर ले गया तो ऑरेंज बाहर निकालेगा। इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर। बनाओ, बना का होगा, पूरे नंबर मिलेंगे फुल वाले। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं कर देता हूँ इरेजर। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज़ और बचती हैं। अरे भैया दोनों प्रॉपर्टीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बिना तो मज़ा आने वाला ही नहीं है। छठा नंबर आ गया मेरे पास, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़। कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है भैया, कैटेलाइज्ड, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़, ओके सर। अरे भैया कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि ध्यान देना, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके कई कारण होते हैं, आप लिख सकते हो, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओके सर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो करता है, प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों करते हैं, रीज़न होता है, शो करते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं, लिख दो, इसके निम्नलिखित कारण हैं, ओके। देखते हैं इसके निम्नलिखित कारण हैं। अच्छा, कौन कौन से कारण हैं बेटा? पहला कारण जो होता है ना, वो होता है प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल, पता है ना, प्रेजेंस ऑफ PRENCE, यानी कि प्रेजेंट ऑफ PRESENT, प्रेजेंट ऑफ इनकम्प्लीट, लाइन पे ध्यान देना, इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल, ये पहला नंबर हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा नंबर इसका आता है लार्ज सरफेस एरिया, बहुत मेन पॉइंट है, लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया। और तीसरा नंबर पता है क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और फोर्थ नंबर जो होता है हमारा, वो आता है यानी कि एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, प्रेजेंट ऑफ इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल, ठीक है, लाइन पे फोकस करना है ठीक से। लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब क्या होता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनकम्प्लीट n- यानी कि वैकेंट n-1d ऑर्बिटल का यूज करके रिएक्टेंट के साथ एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। कुछ इस टाइप से देखो, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, वैकेंट n-1d ऑर्बिटल, ठीक है, का यूज करके रिएक्टेंट के साथ, रिएक्टेंट REAC, गलत हो इस पे लिखे नहीं, रिएक्टेंट के साथ, ठीक है, एक अनस्टेबल, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट, ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वैकेंट n-1d ऑर्बिटल का यूज करके रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जो अनस्टेबल होता है, जो कैसा होता है बेटे, अनस्टेबल होता है, ठीक है, जो अनस्टेबल होता है। इस टाइप से देखो, मान लो मेरे पास A है प्लस के, B है प्लस के, मेरे पास C प्रोडक्ट हो गया, तो क्या बना देंगे, डॉट 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 B, डॉट 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 डॉट, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या रिएक्टेंट है।
REACANT, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बेटे, ये रिएक्टेंट है और ये मेरे पास क्या हो गया, कैटेलाइज्ड हो गया, ठीक है भैया। अब ये बन गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये क्या बना दिया मैंने, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तुरंत टूटेगा ये बना देगा बेटा प्रोडक्ट में, ये A B बना देगा और प्लस के C बाहर अलग हो जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट मेरे पास बन जाएगा और C बाहर जाएगा। जो तुरंत टूटकर क्या बनाता है, प्रोडक्ट देता है, ठीक है। ये क्वालिटी आ जाती है हमारे इसमें, ठीक है। अब इसका जो मेरे पास सेकंड नंबर है ना, ये तो मैंने पहला नंबर कर दिया, चलो कोई बात नहीं है। जो सेकंड नंबर है मेरे पास कौन सा, लार्ज सरफेस एरिया। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अधिशोषण के लिए लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट ओके सर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है भैया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स काय के लिए, अधिशोषण के लिए, फोकस करना लाइन पे ठीक से, अधिशोषण के लिए, ठीक है, अधिशोषण के लिए लार्ज सरफेस एरिया, ओके सर, लार्ज सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, यानी कि रिएक्शन जो होती है ना, इससे रिएक्शन का जो वेग होता है फास्ट हो जाता है भैया। तो ऐसे करके ये कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है, प्रेजेंट ऑफ इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल, लार्ज सरफेस एरिया, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। फिर इसके बाद में बैकेंड n-1d ऑर्बिटल का यूज़ करके क्या करते हैं, रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जो अनस्टेबल होता है, टूटकर उत्पाद देता है, इस टाइप से, ठीक है। चलिए, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज ही मैंने करवा दी। इसके बाद में अभी कुछ प्रॉपर्टीज और बची हैं, एक और बची है, चलो, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उतार दो जल्दी इसको, डाल दिया हेडिंग, चलिए उतार लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद जो मैं पॉइंट करवाने वाला हूँ ना, लास्ट पॉइंट है ये। कौन सा नंबर आ गया, 7वां नंबर मेरे पास आ जाता अभी है, 5वां, उसके बाद में 6ठा, और अब ये मेरे पास आ गया भैया 7वां नंबर। बस 7 पॉइंट बहुत हैं डी ब्लॉक में, इससे ज़्यादा करने की जरूरत ही क्या है, क्यों। तो 7वां नंबर जो मेरे पास आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। चलिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। बहुत जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के होते हैं। इसके अलावा बहुत से कम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। आपने पढ़ रखा होगा ये चैप्टर अच्छी तरह से। चलिए, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट या आयन में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का गुण होता है। लाइन पे ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ओके सर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का क्या होता है, बनाने का गुण पाया जाता है, यानी कि गुण होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। इसके क्या है बेटे, निम्नलिखित कारण है। अच्छा सर, इसके निम्नलिखित कारण है, क्या बात है सर, इसके निम्नलिखित कारण हैं। अच्छा, पहला कारण क्या दोगे आप, पहला कारण वही वाला, यानी कि इनकम्प्लीट n-1d ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट, ठीक है, n-1d ऑर्बिटल, ओके सर। दूसरा रीज़न क्या दोगे, यानी कि दूसरा रीज़न क्या दोगे, स्मॉल साइज कैटायन, ठीक है भैया। और क्या दोगे, थर्ड नंबर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखो, अगर मैं पहले पॉइंट पे डिस्कस करूं तो आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट में n-1d ऑर्बिटल हो गया, ns ऑर्बिटल हो गया, n ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है, जिस कारण ये हाई हाइब्रिडाइजेशन कर लेता है, ठीक है। यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में, ठीक है भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन कौन से, एक तो n-1d हो गया मेरे पास, एक ns हो गया, तथा मेरे पास कौन सा हो गया, np ऑर्बिटल। कैसे होते हैं, ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं,
ठीक है, ये कैसे हो गए हमारे बैकेंड हो गए। अब जब बैकेंड होते हैं तो इनके मध्य क्या हो जाता है, बैकेंड होते हैं इनके मध्य जो होता है ना वो इनके मध्य हाई विरिडाइजेशन हो जाता है, इनके मध्य हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, यानी कि संकरण हो जाता है। ओके ओके ओके। दूसरा पॉइंट ये कि इनके जो कैटायन होता है, इनका कैटायन जो होता है, इनका कैटायन जो होता है का जो साइज होता है, कैटायन का साइज वो कैसा होता है, छोटा होता है, साइज छोटा होता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, छोटा होता है। तथा जो मेरे पास पॉजिटिव डेंसिटी है, पॉजिटिव डेंसिटी है, ठीक है, वो अधिक होती है। डेंसिटी कैसी होती है, वो अधिक होती है, डेंसिटी अधिक होती है। और थर्ड नंबर जो मैंने बोला है, क्या करते हैं भैया, ट्रांजिशन एटम जो होते हैं ना मेरे, जो ये मेरे पास ट्रांजिशन एटम होते हैं, ट्रांजिशन यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उपरोक्त सभी कारणों से। ध्यान देना बेटे, उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है, उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है भैया, उपरोक्त सभी कारणों से, ठीक है। ट्रांजिशन उपरोक्त सभी कारणों से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। एक कंपाउंड बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखवा दूं उसका मैं, एक ही रहने देंगे, K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6, बहुत सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें मैंने एग्जांपल। अब यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है हमारा, पता होना चाहिए आपको। सेंट्रल मेटल एटम जो है Fe है, लिगैंड कौन से हैं, CN है। एक CN सेंट्रल मेटल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 CN कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भैया इसके पास भी तो क्षमता होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट को अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देना भारी पड़ जाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है Fe, यानी कि जो तुम्हारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो भैया 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Fe जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो एक्सेप्ट कैसे कर रहा है, क्योंकि ये अपनी 3 कक्षाओं का यूज कर रहा है, 3 ऑर्बिटल का यूज कर रहा है, एक n-1d ऑर्बिटल का, फिर एक ns का और एक np का, और इन सब का यूज करके ये हाइब्रिडाइजेशन करता है और लिगैंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है, जिसे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हो, ठीक है। और ये क्वालिटी सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट में पाई जाती है। पी ब्लॉक का एक अलग एलिमेंट होता है, जैसे एल्युमिनियम वगैरह हो गया, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, वरना किसी एलिमेंट में इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं होती है। तो पूरा कंप्लीट टॉपिक मैंने एक करवा दिया, प्रथम संक्रमण श्रेणी को लेकर डी ब्लॉक के तत्वों का वर्णन करवा दिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप देखना बढ़िया करके और नोट्स अपने बनाते रहना, पेपर में आए तो इनमें से शॉर्ट छांट लो भाई, जितने भी टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि यार ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो लिख लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।